नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सुरक्षा व विदेश मामलों से जुड़े अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम ने डेटा, एआई, रिसर्च और इनोवेशन पर अधिक फोकस करने पर दिया जोर। गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा पर करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। कई बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक। उभरती तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा समेत तमाम विषयों पर होगा मंथन। वहीं जयपुर में ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक। अदालत के आदेश के बाद देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट किया गया। छावनी में तब्दील हुआ इलाका। नाइजीरिया में बड़ा हादसा, नाव पलटने से करीब 51 लोगों की मौत। मृतकों में अधिकतर बच्चे और महिलाएं। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज सात्विक चिराग की जोड़ी खेलेगी पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल। वहीं महिला युगल क्वार्टर फाइनल में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी से। सभी समाचारों को विस्तार के साथ जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य के कार्य के एजेंडे पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने सचिवों से तत्काल मुद्दों के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ देश के भविष्य को आकार देने पर विचार करने को कहा। प्रधानमंत्री ने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय को सामान्य कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाने और मजबूत टीम भावना विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने डेटा को राष्ट्रीय संपदा बताते हुए उसके बेहतर उपयोग और एआई के प्रभावी इस्तेमाल के साथ मानवीय विवेक की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में अनुसंधान और नवाचार, रक्षा उद्योग, समुद्री क्षेत्र, जहाज निर्माण, बंदरगाह आधारित विकास तथा विनिर्माण और निर्यात इकाइयों की बेहतर कनेक्टिविटी पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी सरकार के दृष्टिकोण, बेहतर समन्वय, नवाचार और सामूहिक जिम्मेदारी को आवश्यक बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, साथ ही साथ नेपाल, भूटान व बांग्लादेश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था व बुनियादी ढांचे की समीक्षा करना है। अमित शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही वो एसएसबी की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री का जवानों के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है। इसके बाद वो नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी और उससे जुड़े कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। पुणे में आज 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल बदलाव, इनोवेशन और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इस बैठक का विषय है मजबूत भविष्य के लिए इनोवेशन, सहयोग और बदलाव। ये कार्यक्रम ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती हुई टेक्नोलॉजी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर अपने विचार साझा करने का मंच प्रदान करेगा। चर्चाओं में व्यवहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने और ब्रिक्स देशों तथा व्यापक ग्लोबल साउथ में डिजिटल बदलाव को समर्थन देने के लिए बेहतरीन तौर तरीकों को साझा करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के निर्माण इस विषय को चुना है।
ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आज जयपुर में आयोजित होगी। भारत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, कनेक्टिविटी मजबूत करने और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। बैठक से पहले ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक भी आयोजित की जा चुकी है, जिसमें पर्यटन के भविष्य को लेकर कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। गुरुवार को जयपुर में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने अपना दिन ऐतिहासिक धरोहरों के बीच व्यतीत किया। विदेशी मेहमानों ने जयपुर के स्थापत्य कला, इतिहास और राजस्थानी संस्कृति को करीब से जाना। ऐतिहासिक स्मारकों की वास्तुकला और उनसे जुड़ी विरासत के बारे में प्रतिनिधियों ने जानकारी ली। आपको बता दें कि यह बैठक सदस्य देशों के बीच पर्यटन सहयोग को मजबूत करने और ज़्यादा टिकाऊ, समावेशी और टेक्नोलॉजी आधारित यात्रा को बढ़ावा देने के लिए भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत की जा रही व्यापक कोशिशों का हिस्सा है। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जेपीएससी परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने के बाद छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। महतो ने आगे कहा कि जब हाईकोर्ट ने सरकार को मौका दिया था तो एडवोकेट जनरल कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे? सरकार की तरफ से पेश वकील ने सीआईडी जांच रिपोर्ट ठीक से क्यों नहीं रखी? महतो ने यह भी कहा कि अगर सरकार धोखा देती है या मामले को दबाने की कोशिश करती है तो छात्रों का शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा। मैं माननीय हाईकोर्ट के फैसला का सम्मान करता हूं, लेकिन आज हम एक बात जरूर कहेंगे कि जब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को मौका दिया गया तो सरकार की तरफ से एजी क्यों नहीं पहुंचे? उनके द्वारा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से मजबूती से सीआईडी जांच का रिपोर्ट को क्यों रखा नहीं गया? सरकार का मंशा कहीं ना कहीं लिपापोती वाला नजर आ रहा है। अगर सरकार यहाँ पर धोखा देती है, सरकार यहाँ पर लिपापोती करती है, तो ये आंदोलन, जो छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, ये आगे फिर चलेगा, ये जारी रहेगा, क्योंकि इस आंदोलन में हम लोग प्राण तक भी त्याग करने के लिए तैयार थे। आइए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में राजनीतिक पारा हाई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी पर रिश्वत मांगने के आरोप पर मामला गर्मा गया है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने सीएम और उनके परिवार को आड़े हाथों लिया है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री का परिवार बलात्कारी को बचाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए ले रहा है। जब आपकी सरकार जाएगी तो लोगों को पता चलेगा कि पंजाब पर आखिर कितना बड़ा डाका इन्होंने डाला है। तो हरसिमरत कौर बादल ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजीत सिंह ने मुख्यमंत्री की पत्नी पर ये आरोप लगाए थे। वो एलिगेशन गंभीर जिहड़े एलिगेशंस ने वो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान उन्हां दी पत्नी दे खिलाफ वो कहा गया है कि वो बंदे कोलों 5 करोड़ रुपया डिमांड किया उन्होंने भगवंत सिंह मान की पत्नी ने कि तुसी 5 करोड़ रुपया दिओ, असी ये जिहड़ी FIR है जिहड़ी रेप की उन्होंने असी कैंसल करवा दें। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सिंगापुर की यात्रा पर हैं। पीयूष गोयल ने इंडिया सिंगापुर बिजनेस फोरम में बिजनेस स्कूल इंस्टीट्यूट के पूर्व छात्रों और मौजूदा छात्रों, सिंगापुर के उद्यमियों और भारतीय बिजनेस जगत के लोगों को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर इसकी तस्वीरें साझा की और लिखा कि प्रोफेसर और छात्रों के साथ ज्ञानवर्धक बातचीत हुई। मंत्री पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में भारत की तेज विकास यात्रा, निवेश के मौकों और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए सरकार की कोशिशों पर जोर दिया। इसके अलावा सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने और बिजनेस टू बिजनेस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और आगामी त्योहारी सीजन में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ये आयात इस साल 31 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। सरकार का ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 2 महीनों में चीनी के दाम में करीब 40% तक की तेजी दर्ज की गई है। 18 अगस्त को खुदरा बाजार में चीनी की औसत कीमत लगभग 52 रुपये 30 पैसे
प्रति किलो रही, जबकि एक साल पहले ये करीब 40 रुपये 34 पैसे थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है। अगस्त से नवंबर के बीच गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों के कारण चीनी की मांग तेजी से बढ़ जाती है। मिठाइयों, बेकरी उत्पादों और पेय पदार्थों में खपत बढ़ने से इस अवधि में बाजार पर अतिरिक्त दबाव रहता है। सरकार चाहती है कि त्योहारों से पहले पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहे और कीमतों में और तेजी न आए। आयात टैरिफ रेट कोटा यानी कि TRQ के तहत शून्य सीमा शुल्क पर किया जाएगा। पात्र चीनी मिलों और रिफाइनरियों को इसके लिए 21 से 28 अगस्त के बीच आवेदन करना होगा। कच्ची चीनी को देश में रिफाइन कर तैयार चीनी में बदला जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे घरेलू बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति आएगी और कीमतों पर जो दबाव है वो कम होगा। हालांकि विदेश से चीनी पहुंचने में समय लगने के कारण इसका पूरा असर तत्काल दिखाई नहीं देगा। सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक और कदम उठाते हुए बड़े थोक उपभोक्ताओं पर स्टॉक लिमिट भी लगाई है। सितंबर से नवंबर के बीच महीने में 10 टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने वाले बड़े थोक उपभोक्ता अधिकतम 15 दिन की जरूरत के बराबर स्टॉक रख पाएंगे। इसका उद्देश्य जमाखोरी रोकना और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा होने से बचाना है। इस फैसले का असर चीनी मिलों और गन्ना किसानों पर भी पड़ेगा। आयात से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद भी की जा रही है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने मौजूद गैंगस्टर शहजाद भट्टी के राष्ट्र विरोधी नेटवर्क के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क के जरिए सोशल मीडिया माध्यमों से भारतीय युवाओं को जोड़ने, उन्हें कट्टरपंथ की ओर मोड़ने और आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने की कोशिश की जा रही थी। ADG अमिताभ यश ने बताया कि शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ अभी तक 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 52 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को प्रभावित करने वाले इस पूरे नेटवर्क के तौर तरीकों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या नेटवर्क के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। एजेंसी ISI के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भारतीय नवयुवकों को जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं इसकी विशिष्ट इकाई ATS एवं STF द्वारा इस नेटवर्क के विरुद्ध स्वविकसित एवं महत्वपूर्ण केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त आसूचनाओं को विकसित करते हुए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न तिथियों में प्रदेश में अब तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत कराते हुए कुल 52 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों से पिस्टल, जिंदा कारतूस, चाकू, ज्वलनशील लिक्विड, आपत्तिजनक पोस्टर आदि भी बरामद किए गए। देश के दूर दराज के इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में सरकार और विभिन्न संगठन लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से हरिद्वार में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। ये है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का लालढांग गांव। लालढांग के इस परिसर में गुरुवार सुबह से ही काफी संख्या में भीड़ देखने को मिली। लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर हेल्थ कैंप में पहुंचे। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। शिविर का उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग तक विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं से स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। न केवल लालढांग गांव के लोग यहां पहुंचे, बल्कि आसपास के कई गांवों के लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। हमारे अस्पताल खुला तो हम अब यहाँ तो आते हैं, फ्री दवा मिलती है। यहाँ टाइफाइड का, पीलिया, शुगर सब टेस्ट होता है। यहाँ सौभाग्य की बात है। यहाँ पर गरीब लोगों की मदद हो रही है। यहाँ पर फ्री में दवाई मिल रही है। जो भी यहाँ मरीज आ रहा है उनको निःशुल्क दवाई दी जा रही है। इससे ज़्यादा और क्या परोपकार होगा। हम गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से जगह जगह कैंप लगे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते नजर आए और यहाँ उन्हें जांच के साथ साथ दवाएं भी मुफ्त दी गईं। इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में लोगों ने एनीमिया, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर संचारी बीमारियों की भी जांच कराई। साथ ही लोगों को पोषण युक्त आहार और रोग प्रतिरोधक शक्ति वर्धक पैक भी प्रदान किए गए। एनीमिया मुक्त भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारी गैर सरकारी संस्था बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान पूर्ण रूप से कार्यबद्ध है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के CSR सौजन्य से पिछले वर्ष आकांक्षी जिला हरिद्वार के एक बहुत ही पिछड़े हुए गांव लालढंग और आसपास के गांव के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया, जहां पे सप्ताह के 6 दिन निःशुल्क डॉक्टरी जांच, निःशुल्क टेस्ट और निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। उसी सिलसिले में यहाँ पे एनीमिया, रक्तचाप और डायबिटीज़ की जांच हो रही है और जिनको ज़रूरत है उन लोगों को दवाइयाँ और प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे पहले हरिद्वार जिले के बहादुराबाद ब्लॉक के लालढांग गांव में अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की CSR पहल के अंतर्गत जन आरोग्यम केंद्र भी स्थापित किया जा चुका है, जहां ग्रामीणों के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। लोग इसे किसी लैब से कम नहीं मानते। गौरतलब है कि बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्था है, जो देश के कई हिस्सों में अब तक काफी संख्या में जन आरोग्यम केंद्र स्थापित कर चुकी है। ये संस्था पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। हरिद्वार में लालढांग गांव के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उनके गांव तक पहुंची हैं। बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से ये कैंप लगाया गया है। इसके अलावा यहां पर एक आरोग्यम केंद्र भी स्थापित किया गया है, जहां पर लोग अपनी जांचें निःशुल्क करा रहे हैं। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, हरिद्वार। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कल देर रात इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल प्रशासन ने कदम उठाया है। खान की पार्टी PTI लंबे समय से उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए बेहतर इलाज की मांग कर रही थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान को अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया। PTI ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के तहत इमरान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। उनकी पार्टी का दावा है कि लंबे समय तक कैद में रहने के कारण उनकी सेहत खराब हुई है और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी भी प्रभावित हुई है। हालांकि पाकिस्तान सरकार का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं मिली है जिसके लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती की जरूरत हो। इसके पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया था कि इमरान खान को 48 घंटे के भीतर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए और उन्हें उनके निजी चिकित्सक समेत मेडिकल पैनल की सुविधा भी दी जाए। इस आदेश के बाद पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर फैसले में बदलाव की मांग की थी। सरकार का तर्क था कि खान को निजी अस्पताल भेजने का आदेश कानून के अनुरूप नहीं है। हालांकि अदालत के रजिस्ट्रार कार्यालय ने दस्तावेज अधूरे होने का हवाला देते हुए याचिका लौटा दी थी।
नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी सोकोटो में दर्दनाक नाव हादसे में 51 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार नाव में 80 से ज्यादा लोग सवार थे, जो गोराऊ इलाके से नदी पार कर खेतों में काम करने जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि नाव यात्रा शुरू होने के करीब 1 मिनट बाद ही पलट गई। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन एजेंसियों की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चला रही है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक कई शव नदी से निकाले जा चुके हैं, जबकि तलाशी अभियान भी जारी है। प्रारंभिक जांच में नाव के ओवरलोड होने की बात सामने आ रही है। सोमालिया तट के पास 6 भारतीयों को अगवा कर लिया गया। समुद्री लुटेरों ने सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के झंडे वाले मालवाहक पोत पर 6 भारतीय सवार थे। एमवी लुतुफ नामक पोत को इस सप्ताह सोमवार को अगवा किया गया था। इस जहाज पर मोगादिशु में एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए तुर्की के हथियार, संचार और सैटेलाइट उपकरण लदे हुए थे। लुटेरे पोत को पुंटलैंड के नुगाल तट की ओर ले गए। अधिकारी ने बताया कि पोत को पुंटलैंड के ईयल जिले में मराया से करीब 3.5 समुद्री मील दूर अगवा किया गया। पोत का स्वामित्व पोलर मूवमेंट शिपिंग के पास है। इस पर 10 सदस्यीय चालक दल था, जिसमें 6 भारतीय, 1 तुर्की का नागरिक, 1 जॉर्जियाई नागरिक और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में राष्ट्रपति कैस सईद के खिलाफ एक्टिविस्ट और विरोधी गुटों ने गुरुवार को बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे और देश में लोकतंत्र की बहाली की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जेल में बंद विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की रिहाई की मांग करते हुए एक व्यक्ति के शासन के खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही बढ़ती महंगाई, गरीबी और जरूरी वस्तुओं की कमी को लेकर भी नाराजगी जताई। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि सरकार विपक्ष को निशाना बना रही है, जबकि राष्ट्रपति कैस सईद का कहना है कि प्रशासन भ्रष्टाचार और अपराधों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल खेलेगी। क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग का सामना चीन के लियांग वी किंग और वांग चांग की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला युगल क्वार्टर फाइनल खेलेगी। क्वार्टर फाइनल में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की जिया यीफान और झांग शू शियान की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा। दुनिया के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी इस समय नई दिल्ली में मौजूद हैं, जहां भारत प्रतिष्ठित BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक आयोजन तक सीमित नहीं है। भारत धीरे धीरे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। देखिए इसी पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भारत तेजी से वैश्विक खेल आयोजनों के एक नए स्पॉट के रूप में उभर रहा है। बैडमिंटन और हॉकी से लेकर शतरंज, शूटिंग और मोटर स्पोर्ट्स तक भारत लगातार दुनिया के बड़े खेल आयोजनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसकी ताजा मिसाल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हो रही BWF विश्व चैंपियनशिप है। 17 साल बाद प्रतिष्ठित चैंपियनशिप की भारत में वापसी वैश्विक बैडमिंटन के मानचित्र पर देश की बढ़ती अहमियत को दर्शाती है। लेकिन बैडमिंटन इस बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। हाल के वर्षों में भारत बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी कर चुका है। Biggest event or one of the biggest events we've got here on the calendar here in India, and that's simply because obviously India as a both as a top player and top performance. I mean, you've had individual stars, but that's also actually came out suddenly with a Thomas Cup win here not too many years ago. This actually shows the depth and the breadth of what India have been doing at the top performance level. बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन अब पारंपरिक खेल केंद्रों से आगे भी पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद, भुवनेश्वर, राउरकेला, गोवा, मुंबई और ग्रेटर नोएडा जैसे शहर महत्वपूर्ण खेल गंतव्यों के रूप में उभर रहे हैं और यह सफर यही नहीं रुकता। भारत 2030 में अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही देश की नजरें अब एक और बड़े सपने 2036 ओलंपिक की मेजबानी पर टिकी हैं। भारत को क्रिकेट के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित किए हैं
और आप देखें तो पिछले 1.5 साल में 36 इंटरनेशनल इवेंट्स भारत में हुए हैं और पिछले महीने ही भारत ने एक एम्बिशियस प्लान लॉन्च किया जिसमें कि अगले 2 वर्षों में 29 इंटरनेशनल इवेंट्स भारत में किए जाएंगे। मैसेज एक पूरा क्लियर मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। सिर्फ अब दुनिया केवल भारतीय स्पोर्ट्स को देख नहीं रही है, भारत आ रही है इस स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावेगेंजा को देखने के लिए। कैमरा पर्सन विश्वबंधु के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे आज लुसाने डायमंड लीग में फिर से आमने सामने होंगे। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पथिरागे ने स्वर्ण और नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था। अब 3 सप्ताह बाद ये दोनों खिलाड़ी फिर से एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। मोहन बागान सुपर जायंट ने डुरंड कप के दूसरे सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 4-3 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीम गोल नहीं कर सकी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में मोहन बागान ने बाजी मारी। अब मोहन बागान सुपर जायंट का सामना रविवार को फाइनल में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी ईस्ट बंगाल FC से होगा। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।